गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कॉज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। इसका मीनिंग क्या है, जिसको हिंदी में व्यक्तिगत भिन्नताएं कहा गया है। टाइप के बारे में हमने बात की कि इसके टाइप्स क्या क्या हैं, और इसके कॉजेज़ में हमने मेन बात की कि एनवायरमेंटल फैक्टर और हेरिडिटिकल फैक्टर इसके मेन कॉज होते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एक टीचर के लिए इंडिविजुअल डिफरेंस की क्या इम्पोर्टेंस है। तो जब हम बात करते हैं एक टीचर के लिए इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस, तो एक जो टीचर का काम है वो अपनी क्लास में सभी बच्चों पर ध्यान देना और उनको पढ़ाने में उनकी हेल्प करना। एक टीचर ही है जो टीचिंग के दौरान हर बच्चे को व्यक्तिगत रूप से ध्यान देते हुए उनको सीखने में आगे बढ़ाता है। ये बात ज़रूरी नहीं कि एक टीचर 6-7 क्लास के स्टैंडर्ड से ही इस बात की तरफ ध्यान देता है, नहीं। टीचर जब प्राइमरी लेवल पे बच्चों को पढ़ा रहा है उस समय भी उन बच्चों के बारे में अपनी जो एक व्यक्तिगत भिन्नता के कंसेप्ट है उसके बारे में उसको पता होना चाहिए। जैसे कि हमने शुरू में मैं इसका जस्ट मीनिंग क्लियर कर देता हूँ दोबारा से, कि हमने बात की कि व्यक्तिगत भिन्नता क्या है, कि एक व्यक्ति का या एक जीव का, एक स्टूडेंट का दूसरे विद्यार्थी से जो भी किसी भी कॉन्सेप्ट में पाए जाने वाली भिन्नता या जो एक को दूसरे से अलग करता है उसे व्यक्तिगत भिन्नता कहा गया है। तो ये सभी टीचर्स के लिए, चाहे वो कोई प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, हायर सेकेंडरी हो या कॉलेज लेवल हो, किसी भी लेवल के टीचर की बात करें तो जब भी वो टीचिंग करेंगे तो सामने बैठे हुए बच्चों को उनकी व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर पढ़ाने की कोशिश करते हैं। अब ये व्यक्तिगत भिन्नता में क्या आता है? सामने वाले की योग्यताएं, सीखने के ढंग, रुचियाँ, क्या करना चाहते हैं। जब एक टीचर ये जान जाएगा कि जो क्लास में बैठे हुए 30 या 35 विद्यार्थी हैं उन सभी का हर चीज़ को मानने का, सीखने का, करने का ढंग, तौर तरीका अलग अलग है, तो वो सभी को एक पैमाने में नहीं आंकेंगे। ऐसा नहीं है कि टीचर ने कुछ करवाया है, एक बच्चे को समझ आ गया तो सारी क्लास को आ गया। ऐसा नहीं है कि एक बच्चे ने फटाफट जल्दी से एक सम करके दिखा दिया तो बाकी बच्चों ने क्यों नहीं किया, खड़े हो जाओ, उनको पनिश किया जाए, नहीं। तो जब एक टीचर इस बात को जान जाता है कि सभी बच्चे अलग हैं, सभी की योग्यताएं अलग हैं, सीखने का तरीका अलग है, उनकी जो अपनी एक सीखने की कैपेसिटी है वो अलग अलग है, तो एक टीचर हर एक बच्चे को उसके हिसाब से ही मेज़र करता है। क्लास में जब टीचर होमवर्क देता है तो उनको पता है कि कौन से बच्चे किस तरह से हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं बहुत जल्दी किसी काम को पूरा कर लेते हैं, तो हो सकता है कि टीचर उनको थोड़ा एक्स्ट्रा होमवर्क दे देते हैं। एक बच्चा है जो थोड़ा सीखने में औसत है, औसत से कम है, उसको टीचर हो सकता है कि फुल होमवर्क की बजाय उसको कहे नहीं, आपने इसमें से हाफ करके आना है पर अच्छा करके आना है। तो एक टीचर इस सब बातों को निर्धारित करता है व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर। तो आज जो मेरा टॉपिक है इसी के बारे में मैं बताऊंगा कि एक टीचर को इसकी व्यक्तिगत भिन्नता के कंसेप्ट को समझने की, सीखने की ज़रूरत कहाँ पड़ती है। तो सबसे पहले ये मैंने शुरू में भी बात बताई थी, एक अच्छा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, 16 मार्क्स के हिसाब से बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, जिसमें सिंपली किसी भी तरह के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, इट्स टाइप एंड इम्पोर्टेंस फॉर अ टीचर, सिंपल क्वेश्चन बनता है 16 मार्क्स का बहुत अच्छे से। तो इसमें जब अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन हो तो हमने एक टीचर के लिए इसकी क्या इम्पोर्टेंस है उसको मेंशन करना है। तो सबसे पहला जो पॉइंट इसमें आता है वो है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण करने में। किनका वर्गीकरण करना है? एक टीचर के एक टीचर को अपनी क्लास को पढ़ाते हुए जिन विद्यार्थियों का सामना करना पड़ता है क्लास में, उनकी संख्या
करीबन अप्रॉक्सीमेट मान के चलें कि 30 से 35 होगी। तो उसमें वो 30 से 35 जो विद्यार्थी हैं उनको सभी को टीचर अपनी ऑब्जर्वेशन बिहाफ पे या डिफरेंट मेथड्स ऑफ टीचर टू चेक आउट द इंडिविजुअल डिफरेंस ऑफ द स्टूडेंट्स। तो टीचर लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि एक टीचर के पास कौन कौन से ऐसे मेथड हैं जिनसे वो अपनी क्लास में बच्चों को जान सकता है कि किसमें किस तरह की व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं। तो यहाँ पर एक जब टीचर बच्चों को क्लासीफाइड करेगा, वर्गीकृत करेगा, वो किस बिहाफ पे करेगा वो टीचर खुद जानेगा कि उसने इंटरव्यू लेना है, बच्चों से डिस्कशन करनी है, कोई क्वेश्चनियर भरवानी है, रेटिंग करनी है, ऑन विच बिहाफ, तो दैट्स टोटली डिपेंड ऑन द टीचर। बट इसके बाद जब एक टीचर को इस बात का क्लियरेंस हो जाती है कि क्लास में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी एक समान योग्यता के नहीं होंगे, तो वो उन बच्चों को व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में अगर वो जानता है तो वो उन बच्चों को अलग अलग वर्गों में विभाजित कर सकता है। विभाजित करने से मतलब ऐसा नहीं है कि क्लास में उनके अलग अलग ग्रुप जनरेट करेंगे। टीचर क्लास में जिन बच्चों को ग्रुपों में बांटते हैं वो क्लासिफिकेशन एक तरह से उसके माइंड में होती है कि ये बच्चा कैसा है, ये बच्चा पढ़ने में कैसा है, ये बच्चे पढ़ने में होशियार हैं या औसत हैं, औसत से कम है। तो दिस काइंड्स ऑफ क्लासिफिकेशन इन द माइंड ऑफ ए टीचर। क्योंकि अगर हम किसी बच्चों के वर्ग ग्रुप बनाकर क्लास में उनको इस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे कि ये बच्चा पढ़ने में बड़ा कमज़ोर है, तुम पीछे बैठा करो या साइड में बैठा करो, आगे बैठा करो, तो ये साइकोलॉजिकली उस बच्चे के माइंड पे इफेक्ट करता है, जो कि उसको उस सब्जेक्ट के साथ साथ दूसरे सब्जेक्ट्स में भी इफ़ेक्ट करेगा। तो एक टीचर को इस बात को समझना है कि क्लास में अगर वो बच्चों को क्लासीफाई करता है, वर्गीकृत करता है उनको उनकी योग्यताओं के अनुसार, तो ये चीज़ की जो क्लासिफिकेशन है वो अपने माइंड में रखे कि जिससे उसको उस बच्चे के प्रति सही तरह से मूल्यांकन करने में हेल्प हो। वर्गीकृत करने का पर्पज़ क्या है कि हर बच्चे को एक ही पैमाने पर मत आंका जाए। सभी बच्चे अलग हैं, सभी की योग्यताएं अलग हैं, उन योग्यताओं को, उनकी आयु को ध्यान में रखकर जो हम काम करवा रहे हैं उस हिसाब से उनको मेज़र किया जाए। तो सबसे पहली तो इम्पोर्टेंस यही है कि एक टीचर को अपनी क्लास में विद्यार्थियों को अलग अलग वर्गों में विभाजित करने में हेल्पफुल करता है। दूसरा है इंडिविजुअल अटेंशन, व्यक्तिगत ध्यान। क्लास में आपने देखा होगा कि अगर कोई टीचर किसी बच्चे को नाम से बुला लेते हैं तो उस बच्चे को एक बहुत खुशी सी होती है। बड़ी क्लास के तो नहीं, अगर हम बात करें छोटी क्लास में, क्लास में 40-50 बच्चे होते हैं, तो अगर टीचर किसी बच्चे को उसके नाम से बुलाता है तो बच्चे को ये पता लग जाता है कि टीचर मेरे को पर्सनली जान गए हैं। अगर अब मैं शरारत करता हूँ, कुछ गलत करता हूँ तो जल्दी से आइडेंटिफाई हो जाऊँगा। ये तो एक दूसरी बात है। पॉइंट क्या है? पॉइंट है कि जब एक टीचर अपने माइंड में क्लासिफिकेशन कर लेता है तो उस समय जो बच्चे उसको लगता है कि पढ़ने में कमज़ोर हैं उन बच्चों पर व्यक्तिगत रूप से भी ध्यान दे सकता है। अगर एक एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, टीचर क्लास में आता है, पढ़ा के चला जाता है, बच्चों के साथ किसी तरह की कोई इंटरेक्शन नहीं करते, उनके साथ मतलब एक सिर्फ यही रिलेशन है कि आपने पढ़ना क्या है और मैंने पढ़ाना क्या है, तो वो एक नीरस तरह की शिक्षण प्रक्रिया रहेगी। अगर टीचिंग के दौरान टीचर थोड़ा सा बच्चों से बात कर लेते हैं, बच्चे अपनी बात बता देते हैं, तो ये टीचर को पढ़ाने सिखाने में बहुत इजी कर देता है। बच्चों के समझ में ना आना, उसके कारण क्या थे, टीचर को ये बात मालूम होने लग जाती है। बच्चों का टीचर के साथ जो खुलकर व्यवहार होता है उससे बच्चे अपनी झिझक दूर कर सकते हैं, सीखने का पहला स्टेप बढ़ा सकते हैं। तो एक टीचर जब बच्चों को जान जाता है कि बच्चा किस स्तर का है, औसत का है, औसत से कम है या अच्छा है, पढ़ने में प्रतिभाशाली है, तो टीचर उन बच्चों को पर व्यक्तिगत ध्यान देकर उन बच्चों को आगे बढ़ने में और ज़्यादा मदद कर सकता है। इसका बेनिफिट यही होता है कि जो बच्चे प्रतिभाशाली हैं
उनकी ऊर्जा का पूरी तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। कहने का मतलब क्या है कि क्लास में जो बच्चे प्रतिभाशाली या इस तरह के बच्चे होते हैं वो अपना होमवर्क या स्कूल काम या जो टीचर ने करवाया बड़ी जल्दी फिनिश कर लेते हैं, तो उनके पास जो स्पेयर टाइम बचता है टीचर उन बच्चों पर ध्यान देकर कुछ एक्स्ट्रा करवाया जा सकता है। जो बच्चे पिछड़े हुए हैं उन पर ध्यान देकर उन बच्चों को जो काम का बोझ है कम करके जो सिखाया गया है आप उसके सही अर्थ को समझो, चाहे थोड़ा समझो, इस तरह से ध्यान दे सकता है। तो एक टीचर जब बच्चों को उनकी योग्यता के अनुसार जानता है तो ही उन पर व्यक्तिगत ध्यान दे सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम से मतलब क्या है, जो भी क्लास में करिकुलम तैयार किया जाता है बच्चों की प्रगति और विकास के लिए। हमें यहाँ पर ये बात क्लियर होनी चाहिए कि हर क्लास में, चाहे वो कोई भी क्लास है, पहली से लेके 12th कोई भी क्लास है, हर क्लास में जो मटेरियल रखा जाता है, करिकुलम तैयार किया जाता है, वो बच्चे की योग्यताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। किस तरह की शारीरिक गतिविधियाँ होंगी, किस तरह की मानसिक क्रियाएँ शामिल होंगी, मतलब हर ऐसा नहीं है कि जो करिकुलम तैयार किया गया है उसको किसी वे पर, किसी पैरामीटर पर एनालाइज नहीं किया गया, नहीं, उसको पहले इस बात पर तैयार किया जाता है। जब भी कोई करिकुलम तैयार होगा या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी इंक्लूड की जाएगी तो उनको पहले जांचा जाएगा कि जो बच्चा है वो कितनी आयु का है, 5 साल का है, 8 साल का है, 10 साल का है, 12 साल का है, उसमें वो इस समय जिस स्टेज पे है उसमें कितनी मानसिक योग्यताएं परिपक्व हो चुकी हैं, मतलब कितना मैच्योर हो चुका है, किस हद तक की बात को वो समझ और सीख सकता है। आपने फर्स्ट पेपर में पियाजे की थ्योरी की होगी। पियाजे ने अपनी थ्योरी जो कॉग्निशन वर्ड यूज़ किया है, संज्ञानात्मक शब्द इस्तेमाल किया है, उसमें वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है कि एक बच्चा है जो उसकी जो स्टेजेस हैं, 4 स्टेजेस उसने उन्हें बताई हैं कि किस स्टेज में वो किस तरह की मानसिक योग्यताओं को प्राप्त कर लेता है। तो इन्हीं जो साइकोलॉजिस्ट ने समय समय पर अलग अलग स्टडीज़ की, थ्योरीज जनरेट की, उनका पर्पज़ यही था कि हम बच्चे की मानसिक योग्यताओं को सही तरह से जान सकें, पहचान सकें और उसी के अनुसार हम उनका मटेरियल रख सकें कि बच्चे उस चीज़ को सीखें। उन पर किसी तरह का वर्कलोड नहीं पड़ना चाहिए। देखो, समय से पहले अगर किसी चीज़ पर दबाव डाल दिया जाएगा तो क्या होगा, वो चीज़ उतनी फले फूलेगी नहीं जितनी उसमें योग्यताएं थी। तो कहने का मतलब यही है कि अगर समय से पहले या बच्चे जितनी उनकी मानसिक योग्यताएं डेवलप नहीं हुई हैं, अगर हम उससे ज़्यादा हार्ड वर्क उनसे करवाएंगे, हार्ड वर्क से मतलब ये है मेंटली हार्ड वर्क करवाएंगे, तो वहाँ पर वो उतने अच्छे से नहीं सीख पाएंगे और एक माइंड में एक टेंशन जनरेट हो जाएगी। तो पाठ्यक्रम भी हर एक बच्चे की मानसिक योग्यताओं को ध्यान में रख कर बनाया जाता है। और तीसरी सबसे बड़ी मेन बात होती है, जब क्लास में टीचर पढ़ाता है तो उसने ना तो वो जो बच्चे होशियार ज़्यादा हैं उनको ध्यान में रखना है, ना वो जो औसत से पिछड़े हुए हैं उनको, उसने जो क्लास में औसत विद्यार्थी हैं उनको ध्यान में रख कर पढ़ाने को शुरू करना है, ताकि कक्षा में जो नंबर ऑफ स्ट्रेंथ जिन स्टूडेंट्स की जाता है उनको ध्यान में रख के पढ़ाएंगे तो जो फर्स्ट है, गिफ्टेड है, वो तो कवर हो ही जाएंगे, ये पार्ट भी कवर हो जाएगा, और जो तीसरा पार्ट है, पिछड़े हुए हैं थोड़े, वो बच्चे भी सीखने में कहीं ना कहीं 10% 20% तो सीखेंगे। थोड़ा सा अगर उसके साथ टीचर पर्सनल अटेंशन देगा तो वो बच्चे भी इन बच्चों के साथ मिक्स हो जाएंगे। कभी भी एक टीचर जब अपनी क्लास किसी भी लेवल की हो, हमेशा आपको उसमें इसी तरह की 3 डिवीज़न जरूर मिलेंगी। आप चाहे ग्रेजुएशन लेवल पे देख लो, पीजी लेवल पे देख लो, चाहे प्राइमरी लेवल पे देख लो, आपको हमेशा क्लास 3 हिस्सों में बटी हुई मिलेगी। हमेशा ही क्लास में आपको एक ऐसे विद्यार्थी मिलेंगे जो अच्छे होशियार लगेंगे, एक बहुत बड़ी संख्या ऐसे बच्चों की होगी जो समझती तो है पर रिस्पॉन्स बड़ा कम करती है। तीसरी ऐसी भी मिलेगी जिनको समझ आता है या नहीं आता, हाँ क्लास में जरूर बैठे हुए हैं, मतलब साथ साथ चल रहे हैं, पर उन सीखा कितना, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग दे हैव टू कंप्लीट द कंसेप्ट। एक मिनिमम लेवल ऑफ MLL एक कॉन्सेप्ट आता है, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, वो उस मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग के एस्पेक्ट को कवर करते हैं सिर्फ।
पास होते रहेंगे, अगले आगे भी बढ़ते रहेंगे, पर जो उनका कॉन्सेप्ट को कवरेज का एस्पेक्ट है वो मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग को ही कंप्लीट करके चलते हैं। चलो नेक्स्ट आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट है पढ़ाने की विधियाँ। एक टीचर को जब इस बात का पता लग जाता है कि हाँ मेरे क्लास के बच्चे किस तरह के हैं, उनकी सीखने की योग्यताएं आयु के स्तर पर किस तरह की हैं, तो वो उसी के अनुसार शिक्षण विधियों का चुनाव करता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक कंसेप्ट पॉइंट भी टीचिंग मेथड्स ऑफ टीचिंग है, शिक्षण की विधियां क्या क्या है। तो एक टीचर के द्वारा उन्हीं शिक्षण विधियों का इस्तेमाल किया जाएगा, पाया जाएगा जो एक टीचर को अपनी क्लास के योग्यताओं के अनुसार उचित लगता है। तो एक टीचर को अपनी टीचिंग मेथड को सिलेक्शन करने में भी इसका बहुत बेनिफिट है कि किस तरह की शिक्षण विधियों को अपनाया जाए जिनसे मैं अपने बच्चों को, अपनी क्लास के विद्यार्थियों को संतुष्ट कर सकूं और वो सीखने में सीखने के साथ साथ वो उसको ग्रहण भी करें। देखो सीखने में क्या होता है कि कुछ चीज़ें हमें जिस समय क्लास में होते हैं बहुत अच्छी लगती है, ऐसे लगता है हमें समझ आ गया, वो क्लास ख़त्म हुई, नेक्स्ट पीरियड शुरू हुआ, उस चीज़ को हमको हम वहीं स्टॉप कर देते हैं। कल उसके बाद दोबारा हम उसको वो करके नहीं देखते, तो कल तक वो 70 to 80% फिनिश हो चुका होता है। 2-3 दिन बाद वो हमारा 90% फिनिश होकर सिर्फ 10% उसमें से रह जाता है। तो सीखने का कहने का भाव ये है कि जब हम किसी काम को करते हैं, करने के बाद एक बार टीचर की तरफ से करवा दिया गया, दूसरा हमने उसको करके देखना है एट द ऑन द स्पॉट। आफ्टर दैट उसको हम 1 या 2 बार अगर रिपीट कर लेते हैं तो वो जो सीखा हुआ है वो हमारे व्यवहार का अंग बन जाएगा। हम मतलब कहने का है कि हम उस चीज़ को बेहतर ढंग से सीख लेंगे और जब हम उसको याद करेंगे वो उसी फॉर्म में हमें याद आ जाएगा। एक मेमोरी और फॉरगेटिंग, ये भी 2 एस्पेक्ट साइको के ही हैं जिसमें भूलना या याद क्या है, सीखने से संबंधित जुड़े हुए 2 एस्पेक्ट हैं ये भी। नेक्स्ट बात करते हैं समायोजन संबंधी समस्या, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम। एक टीचर को इंडिविजुअल डिफरेंस एस्पेक्ट को जानने के बाद अपनी क्लास को किस तरह से समायोजित करना है, विद्यार्थियों को के साथ किस तरह से एडजस्टमेंट करनी है, विद्यार्थियों की आपस में किस तरह से एडजस्टमेंट करनी है जिससे क्लास में सीखने का वातावरण बने। क्लास में कई टीचरों का डर बहुत ज़्यादा होता है, तो हमने क्लास को एक ऐसा माहौल नहीं जनरेट करना जिसमें सिर्फ डर ही डर हो और सीखा कुछ भी ना हो। ठीक है, कुछ टीचर सिखाते बहुत अच्छा है, पर बच्चों का उस क्लास में, उस टीचर की उस क्लास में बच्चों को डर इतना होता है कि वो सीखते कम है, डरते ज़्यादा है। तो ऐसा माहौल नहीं क्रिएट करना कि जिसमें सिर्फ डर ही डर हो और सीखना कुछ भी ना हो। आप सिर्फ थोड़ा सा अगर बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर लेते हैं, करवाने से पहले 2-4 मिनट की बातचीत हो जाती है, तो बच्चों का आपके साथ मिलना, इंटरेक्शन होना और फिर सीखना और फिर क्वेश्चनिंग करना, फिर उनका बताना, फीडबैक, ये सारे एस्पेक्ट मिलकर टीचिंग को बहुत ही इफ़ेक्टिव और इजी बना देते हैं। टीचिंग तभी सक्सेस होती है जब सामने वाला सीखेगा। अदरवाइज़ आप कितना ही अच्छा पढ़ा लो, कितनी अच्छी चाहे टीचिंग एड्स यूज़ कर लो, टीचिंग मेथड यूज़ कर लो, अगर मान लो सामने वाले ने सीखा ही नहीं तो वो यूजलेस है। सबसे इसमें मेन पॉइंट था एडजस्टमेंट का, एडजस्टमेंट विद द टीचर एंड स्टूडेंट, स्टूडेंट टू स्टूडेंट्स और कम्युनिकेशन, जिससे उस टीचिंग के काम को जो उन्हें अपने ऑब्जेक्टिव रखे हैं उनको सक्सेस किया जा सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं नियमित कक्ष में बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन इन अ रेगुलर क्लासरूम। अब यहाँ पर जो वर्ड आया है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन से क्या मतलब है? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन से सीधा सा मतलब है, जब हम बात करेंगे क्लास की, क्लास में बात की हमने बच्चों की आयु और उनकी योग्यता को हम ध्यान में रखकर चल रहे हैं, तो जो टीचर पढ़ाएगा उस क्लास में उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाएगा। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का मतलब ये है कि जो विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं, वो किस एज के हैं, तो हम जब भी पढ़ाएं उन बच्चों की उम्र, उनकी योग्यता, उनके सीखने की उनकी सीखने की जो योग्यता है उसको ध्यान में रखकर टीचर पढ़ा रहा है, वही चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है। मतलब हमारे लिए विद्यार्थी केंद्र की भूमिका अदा कर रहा है, अर्थात कि वो विद्यार्थी कैसे सीख पाएगा,
उसकी क्या सीखने की संबंधी योग्यता है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ना कि टीचर। क्योंकि टीचर के पॉइंट किसके लिए है, उस विद्यार्थी को सिखाने के लिए। तो विद्यार्थी की सीखने की योग्यता कहाँ तक की है, वो मेन मायने रखती है। एक सिंपल सा पॉइंट क्या है कि अगर हम किसी बच्चे को उठाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें झुकना पड़ेगा। ठीक उसी तरह से अगर हम बच्चे को कुछ सिखाना चाहते हैं तो हमें टीचर को बच्चे के लेवल पर जाना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है कि जब आप उसको उसके लेवल से पढ़ाना शुरू करोगे और उठाओगे, तभी वो उठ के सीख पाएगा। अगर हम चाहें कि मैं तो टीचर हूँ, मैं तो प्रोफेसर रहा हूँ, ये छोटे बच्चों को मेरे अकॉर्डिंग सीखना पड़ेगा, तो वो गलत है। हमें उन बच्चों के अकॉर्डिंग सिखाना है जिन बच्चों को हमने पढ़ाना है। नेक्स्ट है, सभी विद्यार्थियों के एक समान स्तर प्राप्त करना नहीं है। इंडिविजुअल डिफरेंस में टीचर को इस बात का क्लियरेंस हो जानी चाहिए कि सभी विद्यार्थी एक समान स्तर के नहीं हैं, और हम ये भी एक्सपेक्ट मत करके चलें कि सभी विद्यार्थी 100% उन्होंने गेन किया है और 100% फीडबैक देंगे। उसमें से बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने मैक्सिमम नंबर परसेंटेज गेन किया है, उनमें से कुछ ऐसे हैं जिन्होंने 50% गेन किया है, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने 30% गेन किया है। तो एक टीचर को व्यक्तिगत भिन्नता वाला एस्पेक्ट इस बात को क्लियर करता है कि सभी विद्यार्थी जब समान नहीं है, सभी के सीखने का, ग्रहण करने का लेवल समान नहीं है, तो उनकी जो फीडबैक आएगी वो भी उसी स्तर की होगी। तो जैसा बच्चा है, जैसी वो फीडबैक देता है, उसको रटे रटाए में जवाब मत लें। उसने अपने हिसाब से क्या बात कही है, आप उसके व्यू को भी देखिए कि हाँ, उन्होंने जो जवाब दिया है उसके पीछे उसकी क्या भावना है, क्या सोच रही है, उस चीज़ से हिसाब से उसको थोड़ा अगर मोल्ड करके उसने बताया है तो उस चीज़ को भी एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, बजाय रटे रटाए आंसर का, रटे रटाए जवाब हम अगर चाहेंगे तो पॉसिबल नहीं है। लास्ट में निर्देशन प्रदान करना, टू प्रोवाइड द गाइडेंस। निर्देशन से सीधा सा मतलब क्या है कि क्लास में पाए जाने वाले विद्यार्थी अलग अलग योग्यता के हैं, तो एक टीचर की जो उन बच्चों के प्रति ऑब्जर्वेशन है, ऑन द बिहाफ ऑफ टीचर उन बच्चों को अलग से निर्देशन प्रदान कर सकता है जो बच्चे इस चीज़ को चाहते हैं। अगर टीचर उन पर इंडिविजुअल अटेंशन देता है तो हो सकता है कि कई बार एक टीचर विद्यार्थियों को एक अलग से गाइडेंस प्रोवाइड करता है। जैसे कुछ बच्चे होशियार होते हैं तो 10th के बाद बच्चों को कौन सी स्ट्रीम चूज़ करनी चाहिए, वहाँ पर उनको मार्गदर्शन किया जा सकता है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जहाँ पर सब्जेक्ट सिलेक्शन में कंफ्यूज होते हैं, वहाँ टीचर उनको गाइड कर सकता है। क्लास में कई बार किसी कंसेप्ट को लेकर बच्चा कंफ्यूज होता है तो वहाँ पर टीचर उसको गाइड कर सकता है। तो एक टीचर की भूमिका एक टीचर की तो है ही है, एक पेरेंट्स की तरह भी है, उसकी एक दोस्त की तरह भी है। अलग अलग समय पर उसकी अलग अलग तरह की भूमिकाएँ हैं। तो अगर वो बच्चे को, विद्यार्थियों को अच्छे से जान जाता है, एक टीचर एक अच्छा मार्गदर्शक भी है। तो वो तभी है जब टीचर अपने काम को अपना काम और पूजा समझ के करता है। खाली खाना पूर्ति के लिए अगर मान लो वो अपने काम को पूरा करता है तो वो काम सिर्फ उतना ही जितना वो करेगा उतना ही उसको उसका रिस्पॉन्स मिलेगा। तो आज का हमारा टॉपिक था इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस फॉर टीचर, कि शिक्षक के लिए व्यक्तिगत भिन्नता की क्या मायने हैं या उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू। इसी के साथ जो हमारी फर्स्ट यूनिट है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट जो सेकंड यूनिट है उसकी तरफ चलेंगे। थैंक यू बेटा।